हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 9th साइंस लेकर हम आए हैं। तुम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड प्योर? ठीक, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ सभी शुद्ध हैं? इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, अभी यहाँ से दिखा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है। ठीक, ये क्या है? क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध हैं? ये तुम लोग का चैप्टर है, ये साइंस है। ठीक, इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो ना देखा हो फर्स्ट चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। और ये क्या है, अब यहाँ से सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। इसी तरीके सारे चैप्टर बाय चैप्टर होते रहेंगे। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। ठीक, कि विलेय और विलायक क्या होता है, पहली बात तो समझ लो, फिर पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे? विलेय और विलायक ये क्या होते हैं? प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, ये विलेय और विलायक का फिगर है। अब यहाँ से देखो, विलेय क्या है, विलायक क्या है। विलेय, यहाँ देखो ये सब चित्र है। ठीक, विलेय और विलायक। अब यहाँ से देखते हैं। ठीक, विलेय और विलायक। अब यहाँ क्या है, ये कह रहा है विलेय और विलायक। विलेय का मतलब क्या है? आज हम सीखते हैं विलेय और विलायक क्या होते हैं। जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे पानी में नमक घोलते हैं, तो क्या होता है? ठीक, जो घुल रहा है वो कहलाता है विलेय, यानी सोलूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोलूट कहलाएगा। और पानी जिसमें नमक घुल रहा है क्या कहलाता है? विलायक कहलाएगा, यानी सोलवेंट कहलाएगा। ठीक, एक सेकेंड फ्लाइट मोड लगा लें, कहीं फ़ोन ना आ जाए किसी का, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब क्या है, विलेय या विलायक। ठीक, विलेय किसे कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे? विलेय, नमक विलेय है, चीनी विलेय है, पानी विलायक है। ठीक, और इन दोनों के मिश्रण से जो तैयार हुआ वो क्या हुआ? वो घोल बना, यानी सॉल्यूशन बना। ठीक, क्या हुआ? विलेय, विलायक और घोल, सोलूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन। ठीक, क्या है? तो सोलूट क्या है? विलेय है। सॉल्वेंट क्या है? विलायक है। और सॉल्यूशन क्या है? घोल है। तो चीनी पूछे कोई क्या है, तो क्या है? विलेय है, यानी क्या है? सोलूट है। सॉल्वेंट क्या है? पानी है। ठीक है, और इन दोनों के मिश्रण से जो भी तैयार हुआ वो क्या हुआ? घोल हुआ, यानी सॉल्वेंट हुआ। तो याद रखें, क्या याद रखेंगे? विलेय घुलता है और विलायक घोलता है। ठीक है, दोनों मिलकर घोल बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समांगी और विषमांगी, ये भी चैप्टर में दिया है। तो अब बात करेंगे मिश्रण की। पहला क्या है? समांगी मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिश्रण। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें सब कुछ जैसे एक जैसा लगे, जैसे चीनी और पानी। क्या है? चीनी घुल जाता है पानी में तो पानी और चीनी एक जैसा दिखता है। नमक घुल जाता है पानी में तो नमक और पानी एक जैसा दिखता है। ठीक, अब क्या है, यहाँ देख लो फिर से। समांगी का उदाहरण क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी एक समान रूप से मिश्रित होते हैं और इन्हें अलग अलग पहचानना कठिन होता है। उदाहरण के लिए नमक का पानी, चीनी का घोल और हवा, ये सब क्या है? इन सबको पहचान पाना अलग है। हवा में भी क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्या तुम पहचान पाओगे कौन सा नाइट्रोजन है, कौन सा ऑक्सीजन है? इसी तरीके से अगर चीनी को पानी में घोल दे तो क्या पानी और चीनी अलग कर पाओगे? या नमक और पानी अलग कर दोगे? नहीं ना। तो यही चीज़ें क्या है? समांगी मिश्रण है, यानी समांगी यानी होमोजेनियस मिक्सचर हैं। ठीक, अब क्या है? विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक असमान मिश्रित रूप से मिश्रित होते हैं और उन्हें आसानी से अलग पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे तेल और पानी। ये क्या है? एक गिलास पानी है, इसमें अगर तेल गिरा दो तो ऊपर तेल के ऐसे ऐसे बने हुए दिखते हैं, ना कि तेल उसमें क्या होता है? घुला हुआ रहता है। ठीक, रेत और पानी, एक गिलास पानी लो और इसमें नीचे मिट्टी या बालू डाल दो तो क्या होगा? नीचे ऐसे जमा रहेगा, ना कि चीनी और नमक की तरह घुल जाएगा। नमक और कंकड़, अगर नमक में कंकड़ डाल दो तो भी क्या होगा? वो चीज़ें अलग ही दिखेगा। तो विषमांगी क्या है? जो चीज़ें घुले नहीं और समान घटक वाले जो चीज़ें होते हैं विषमांगी कहलाते हैं, हेट्रोजेनियस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और समांगी क्या होते हैं? होमोजेनियस होते हैं, यानी एक समान होते हैं। साहे समझ में नहीं आया? समांगी, विषमांगी, विलेय, विलायक, ठीक, सोलूट, सॉल्वेंट
और क्या था, सॉल्यूशन यानी घोल। ये तीनों चीज़ें, पांचों चीज़ें तुम लोग को समझ में आ जाने चाहिए कि होमोजेनियस क्या है, हेट्रोजेनियस क्या है। ठीक, ये आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मैं जानती हूँ, मैं ये समझ रही हूँ कि तुम लोग को समझ में इतनी चीज़ें आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को पीछे करना, रिवाइंड करना, फिर देखना। ठीक, वही चीज़ें यहाँ दिया है। जो चीज़ें घोल ले वो क्या है, आप अपने में घोल ले वो क्या है, वो विलायक है, और जो घुल जाए वो विलेय है। ठीक है, ये कोलाइड है। चैप्टर में ये भी दिया। कोलाइड क्या है, कोलाइड वह मिश्रण है जिसमें विलायक विलेय के सूक्ष्म कण समान रूप में विदित होते हैं। ये द होगा। ठीक, विदित रहते हैं, जैसे विलेय और विलायक। ठीक, विलेय यहाँ क्या है, यहाँ नमक उदाहरण विलेय हो गया। विलायक क्या हो गया, जल यहाँ क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तुम लोग को फिगर भी दिखा रहे हैं इसलिए ताकि तुम लोग को अच्छा लगे। यहाँ देखो, ये भी प्रश्न से संबंधित है, और यहाँ ये चीज़ें तुम लोग देख लो। ये क्या है, ये विलेय और विलायक है। ये क्या है, ये नमक है, नमक क्या है, विलेय है, और ये पानी है, पानी क्या है, विलायक है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर। अब ये तुम लोग समझ लिए, तो अब यहाँ से विलेय और विलायक समझने में कोई वो नहीं होगा कि मैम क्या विलेय पढ़ा रही हैं, क्या विलायक पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, अब विलेयन क्या है। ठीक, चैप्टर लंबा होगा, घबराना नहीं कि कितना लंबा वीडियो बन रहा है। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो बनेगा तो भी मैं एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगी पूरा चैप्टर। अब क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब समांगी क्या हो गया, जो एक समान है। जैसे पानी में क्या हुआ, नमक घुल गया, चीनी घुल गया, क्या है, ये समांगी है कि नहीं है, ये क्या है, होमोजेनियस है। अब क्या है, जलीय विलयन क्या है, विलेय का जल में विलयन जलीय विलयन का उदाहरण होता है, जलीय विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन की परिभाषा दीजिए, वह विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है, विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है। विलेय की मात्रा जो विलायक या विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली रहती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। नंबर 5, कोलाइड काफ़ी स्थायी होते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए। यहाँ तुम लोग के मत सोचना कुछ था, यहाँ जहाँ से PDF डाउनलोड किए हैं वहाँ क्या था, वहाँ का प्रचार था, इसलिए उसको यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप कोलाइड विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। अब केंद्रीकरण द्वारा कोलाइड विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। ठीक, किससे कर सकते हैं, अपकेंद्री बल द्वारा। किसके, अपकेंद्रीकरण द्वारा कोलाइड विलयन के अवयवों को पृथक यानी अलग कर सकते हैं। किस कारक पर आधारित कोई विलयन तंतु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है, उसमें उपस्थित विलयन की मात्रा पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है। किसकी वजह से कहलाएगा, जो विलेय की मात्रा होगी उसी पे जो आधारित विलयन है क्या कहलाएगा, तनु सांद्र एवं संतृप्त कहलाता है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न में से समांगी मिश्रण बताइए। लकड़ी, चीनी का जलीय घोल, मिट्टी का तेल, मिट्टी मिला जल, इसमें से समांगी क्या होगा, चीनी का जलीय घोल। ठीक, क्या होगा, चीनी जब पानी में घुल जाता है तो क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। और जो चीज़ें नहीं घुली वो क्या कहलाएगी, विषमांगी कहलाएगी, यानी हेट्रोजेनियस कहलाएगी। अब क्या है, केरोसिन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों से पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसे आप जल या अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग करेंगे। अगर पानी और अल्कोहल यानी क्या है, अल्कोहल मतलब शराब, अगर एक साथ मिश्रण हो तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। अल्कोहल और जल के मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। कैसे, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक, बस यही एक शब्द याद कर लो, क्या, प्रभाजी आसवन। जल और अल्कोहल को किससे अलग करेंगे, तो किससे करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, किससे करेंगे, प्रभाजी आसवन द्वारा। अब क्या है, 30 से 50 के से अधिक क्वथनांक में अंतर वाले मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। तो क्या होगा, साधारण आसवन द्वारा।
क्या होगा? साधारण आसवन द्वारा। अब यहाँ क्या है? चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होगा? तो चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर विलयन असंतृप्त हो जाएगा। क्या है? संतृप्त विलयन है तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक। दो अघुलनशील द्रवों को आप किस तकनीक से पृथक करेंगे? दो अघुलनशील हैं मतलब जो घुलेगा नहीं। जैसे क्या हो गया? एक बालू हो गया और एक पत्थर हो गया। ये दोनों क्या हैं? ये घुलेंगे नहीं। तो इनको हम कैसे अलग करेंगे? इनको कीप द्वारा अलग करेंगे। किसके द्वारा? कीप पृथक्करण द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों को पृथक्करण कीप द्वारा पृथक करेंगे। कीप समझते हो? इस तरीके का कीप बना होता है ना। हमें नहीं आ रहा बनाने, भी बता रहे हैं। देखें, पहले क्या होता है? ऐसे होता है, फिर ये इस टाइप का ऐसे कुछ होता है। ठीक। इसमें तेल उल गिराया जाता है, फिर इस कीप से क्या होता है? गिर जाता है। ठीक। किसी कोलाइडी विलयन में उसके कणों को आकार क्या? उसके कणों का होगा। कणों का आकार क्या होगा? तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10, ऐसे लिखा जाता है, 10-7 सेंटीमीटर तथा 10/5, ठीक है, 10-5 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक। अब क्या है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? वह पदार्थ जो गर्म करने से ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण बताओगे? कपूर। क्या है? कपूर। जो हमारे घर में पूजा किया जाता है वो कपूर होता है। कपूर को ऐसे अगर खुला हवा में एक टुकड़ा रख दो, वो क्या होगा? वो गायब हो जाएगा। पानी नहीं बनेगा, सीधे क्या होगा? हवा में गायब हो जाएगा। इसी तरीके से कुनैन की गोली हो गई। ठीक है। ये सब क्या है? ओडोनिल हो गया। ये सब रखे रखे ही गायब हो जाते हैं, ना कि पानी बन के ख़त्म होते हैं। तो ये क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? कपूर है। ठीक है। सीधे क्या होता है? सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ये क्या है? ये ठोस है। ये ठोस है ना, ये कपूर ठोस है। और सीधे क्या होगा? गैस यानी हवा में चला जाएगा। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम बताइए। कपूर और अमोनियम क्लोराइड। देखो आ गया ना, कपूर और अमोनियम क्लोराइड। अगर एक और पूछे तो यहाँ तुम लोग लिख देना क्या? कुनैन की गोली या फिनाइल की गोली। ठीक है। लोहे की पिन लकड़ी के बुरादे में मिल गया है, इन्हें कैसे अलग करेंगे? बताओ। लोहे का पिन हो, अगर लकड़ी का बुरादा हो, उसमें गिर गया हो, तो उसे हम कैसे खोजेंगे? तो चुंबक द्वारा खोजेंगे। चुंबक क्या होता है? लोहे को खोज लेता है। ठीक है। वायु के विभिन्न घटक किस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाएंगे? वायु है, क्या है? हमारे यहाँ जो वायुमंडल है, ठीक, ये संपूर्ण वायुमंडल 100% है। ठीक। इसमें क्या है? 78% तो क्या है? इस तरीके से देखो, चलो यहाँ ये वायुमंडल है। ठीक है। ये 100% हो गया। इस समय ये 78% जो हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक। 21% क्या हो गया? ऑक्सीजन है। और बाकी ये सारे जो भी अन्य गैसें हैं इसमें आ गए। ठीक। तो ये सब क्या हो गया? ये गैस, ये वायु जो है, इन सारे के घटक हैं। ठीक है। तो इनको कैसे अलग करेंगे? वायु के विभिन्न घटक प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा अलग करेंगे। कैसे करेंगे? प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा अलग करेंगे। किसको? वायु के विभिन्न घटक को हम कैसे अलग करेंगे? ऑक्सीजन अलग निकाल देंगे, नाइट्रोजन अलग निकाल देंगे। ठीक है। तो इन सबको हम कैसे अलग करेंगे? तो हम प्रभाजी आश्वन विधि द्वारा अलग करेंगे। ठीक है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तन्यता क्या है? धातुएं खींचने पर तार में बदल जाती हैं, इसे तन्यता कहते हैं। ये एक स्प्रिंग है। ठीक। ठीक है। इसको हम फैला कर क्या कर दिए? धातु, ये इसको खींच दिए। खींच मतलब तान दिए। तन्यता वही कहते हैं ना, तान लो, खींच लो। ठीक है। तो क्या हो गया? तन्यता हो गया। अगर ये क्या है? ये मान लो ये सोने का टुकड़ा है, इसको पीट कर क्या हो गया? हम चैन बना दिए। ठीक है। हम ईयरिंग्स बना दिए। जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या है? उसको पीट करके या खींच करके तार को हम तन्यता बना देते हैं। ठीक है। वही तन्यता है। ठीक। अब क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? द्रव या गैस में निलंबित पदार्थ के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाया? द्रव या गैस में निलंबित पदार्थ के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। यानी कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सामान्य टेम्परेचर यही होता है। ठीक, इसके ताप पर जो धातु पाई जाती है द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में, वो कौन है? पारा है। पारा यानी Hg है। ठीक है, क्या है? पारा है। ठीक, अब क्या है? अब यहाँ से लघु उत्तरी प्रश्न शुरू होता है। ठीक, अब यति था, फिर लघु है, फिर दीर्घ है, फिर बहुविकल्पी है। क्या है? आसवन को परिभाषित कीजिए। आसवन के किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? पृथक मतलब अलग किया जाता है। आसवन को गर्म करके वाष्प बनाने और तत्पश्चात वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव प्राप्त करने का प्रक्रम है। आसवन को विलेय और वाष्पशील ठोसों से द्रव को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब समझ रहे आप लोग? ये एक केतली ले लिए हम। ठीक, ठीक है, ये केतली है, समझ लेना तुम लोग केतली है। ये मत सोचना कैसा मैम बना रही हैं। ठीक, इसमें पानी भरा हो, हम पानी को क्या कर रहे हैं? फ्राई पैन है, हम इसमें पानी लिए हैं, इसे गैस पे या नीचे से जला दिए हैं। ठीक, ये क्या है? ये गर्म हो रहा है। ठीक, गर्म होकर क्या होगा? इस तरीके से ये भाप बनेगा। ठीक है, ये क्या है? ये सब स्टीम बन रहा है और इसी के ऊपर एक हम ऐसे प्लेट ढक दें। ठीक, तो स्टीम क्या होगा? इसी के ऊपर ऐसे बिंदी बिंदी, ऐसे बिंदी 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 लगी रहेगी। ठीक है, और फिर उसी पानी को निकाल करके और ठंडा करेंगे। वही क्या है? आसवन विधि होता है। और ये पानी किसके काम आता है? ये डॉक्टरों के काम आता है। जैसे सिरेंज वगैरह धुलने के लिए, दवा बनाने के लिए वो वहाँ यूज किया जाता है। हम लोग घर में नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण प्रक्रम क्या है? यह किस प्रकार उपयोगी है? संतृप्त विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। अगर विलेय की मात्रा संतृप्त स्तर से बढ़ जाए तो विलेय की संतृप्त स्तर से अधिक मात्रा अविलेय या क्रिस्टल के रूप में आ जाती है। अतः असंतृप्त विलयन से क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक, उपयोग क्या होगा? यदि कोई ठोस पदार्थ है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है होता है और उसमें अन्य कोई ठोस अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, तब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। समझे क्या कहना चाह रहा है? क्या कह रहा है? यदि कोई ठोस अवस्था में है कोई पदार्थ, ठीक, ये मान लो लकड़ी है, ये ठोस अवस्था में है, ठीक, और उसमें कोई अन्य ठोस अशुद्धि के रूप में पाया जाए और इसमें कोई क्या हो? ठोस अशुद्धि हो। ठीक है, तो जब वह क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होगी तब क्या होगा? तब वह क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब क्या है? 5 ग्राम विलेय को 40 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? ये सॉल्व किया गया है। इसमें क्या है? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या हुआ? 5 ग्राम। 5 ग्राम प्लस 40 ग्राम बराबर 45 ग्राम। विलयन की द्रव्यता प्रतिशतता बराबर, इस तरीके सॉल्व किया गया है, बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो क्या हो गया? 5/45 गुणे 100। तो कितना हो गया? यहाँ एक हो गया, फिर बटे में 9 हो गया, गुणे 100 बराबर 100/9 बराबर कितना हो गया? 11.1%। ठीक है, कितना हो गया? 11.1%। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोलाइड विलयन के 2 लक्षण लिखिए। कोलाइड विलयन के लक्षण क्या क्या हैं? कोलाइडी विलयन समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में वह विषमांगी होता है। क्या होता है? विषमांगी होता है। विषमांगी यानी वह घुलेगा नहीं। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। वह व्यास में 1 mm, ये n नहीं होगा, m होगा, 1 mm और 100 mm के बीच होता है। तुम लोग को फिगर दिखा दे क्या? यहीं पे रुक जाओ। क्या है? यही तो है कोलाइड, यही कोलाइडी विलयन है। ठीक, जो चीज़ें दिखाया जा रहा था यही था ना तुम लोग, यही कोलाइडी विलयन था। अब क्या है? मिश्रणीय तथा अमिश्रणीय द्रवों में अंतर कीजिए। मिश्रणीय द्रव या दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण विभिन्न परतों में पृथक हो जाता है जिनकी पृथकन सीमाएं स्पष्ट होती हैं
और अमिश्रणी क्या है? अमिश्रणी द्रव दो या दो से अधिक मिश्रणी द्रवों का मिश्रण विभिन्न परतों में पृथक नहीं होता और समांगी विलयन बनाते हैं। ये क्या है? हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं और ये समांगी विलयन बनेंगे, जैसे पानी में चीनी घुलना, पानी में नमक घुलना, और ये क्या हो गया? पानी में रेत का घुलना। ये सब क्या है? मिश्रणी द्रव होते हैं और ये अमिश्रणी द्रव होते हैं। ठीक, समांगी और विसमांगी। मिश्रणों के प्रकारों को उचित उदाहरण से समझाइए। अवयव के मिश्रण होने के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है? हम लोग पहले इसका पढ़ चुके हैं, परिचय यहीं से शुरू हुआ है। वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे चीनी का विलयन, नमक का विलयन। ठीक। विसमांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिनमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण। तो समांगी यानी हेमोजेनियस क्या है? मिक्सचर। और ये क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है? समांगी और विसमांगी। चलो, क्वेश्चन रोटेट हो गया है। ठीक, अब क्या है? टिंडल प्रभाव। ये टिंडल का प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट क्या है? जो कोलाइड कण प्रकाश को एक ओर बिखेरते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर प्रकाश कण पुंज को कोलाइड विलयन से गुजारा जाए, वह प्रकाश किरण के लंबवत सूक्ष्मदर्शी रखकर देखा जाए तो प्रकाश किरण का पथ दिखाई देने लगता है। ठीक, ये क्या है? ये देखो फिगर से दिखाया गया, ये टिंडल का प्रभाव है। ठीक है, ये चित्र दिखाया गया है, ये बल्ब है, ये प्रकाश इससे गुजारा जा रहा है। आप प्रश्न दे रहा है, आप किसी निलंबन या कोलाइड में अंतर किस प्रकार करेंगे? प्रत्येक का एक एक उदाहरण कैसे देंगे? निलंबन और कोलाइड का एक एक उदाहरण दीजिए। विलेय कणों का आकार 10-5 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ये क्या है? 10-8 सेंटीमीटर के बीच होगा। यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छानकर विलेय तथा विलायक में अलग किए जा सकते हैं। यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा विलेय तथा विलायक में अलग नहीं किए जा सकते, यानी कोलाइड अलग नहीं किए जा सकते। और ये क्या है? विलायक अलग हो जाएंगे। यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। क्यों पड़ती है? अवांछित घटक को दूर करने के लिए, जैसे मान लो पानी में कुछ गिर गया, उसे अलग करने के लिए, किसी हानिकारक घटक को दूर करने के लिए, पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए, किसी लाभप्रद घटक को प्राप्त करने के लिए। अब क्या है? मिश्रणों के घटकों को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामान्य विधियों के नाम बताइए। तो मिश्रणों के घटकों को पृथक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामान्य विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे छानना। हम चाय को क्या करते हैं? छलनी से उसको छान देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ से चाय पत्ती और इसमें फंस जाती है और चाय नीचे गिर जाता है। चुंबक द्वारा अलग करना, जैसे लकड़ी के बुरादे में लोहे की कील गिरी, उसको निकाल देना चुंबक से। हाथ से चुनना, जैसे क्या है? दाल होता है, चावल होता है, उससे क्या हम लोग हाथ से ही तो बीनते हैं। आसवन विधि द्वारा बताया। आसवन विधि क्या होता है? पानी को गर्म करते हैं, फिर उसको प्लेट से ढक देते हैं, प्लेट पे जो भाप लगती है उसी को निकाल करके क्या है, वही आसवन विधि से शुद्ध होता है। अब केंद्रण विधि से, वाष्पीकरण से और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से। ऊर्ध्वपातन का 2 उदाहरण बताओ, एक कपूर और एक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब क्या है? मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताइए। तो क्या है? एक तरफ यौगिक है यानी कंपाउंड है, एक तरफ मिश्रण है यानी मिक्सचर है। अब यहाँ बताओ, थोड़ा सा जूम कर दें क्या? चलो, अब क्या है? यौगिक में उपस्थित परमाणु एक निश्चित संख्या में संयोग करते हैं। मिश्रण किन्हीं पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है, यौगिक इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। बने यौगिक के गुण
मूल पदार्थों में एकदम भिन्न होते हैं, से एकदम भिन्न होते हैं। और ये क्या है, मूल अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। ये अपने गुण को बनाए रखते हैं और ये क्या होता है, पदार्थों से एकदम भिन्न हो जाते हैं। मूल पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है, मूल अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके नीली काली स्याही में उपस्थित राई को कैसे पृथक करेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ गलत लग रहा है ना, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा। फिल्टर पेपर की एक पतली और लंबी पट्टी यानी स्ट्रिप्ट लें। इसके निचले किनारे 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचें। उस रेखा के बीच में स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार में जल लें, उसमें हम फिल्टर पेपर को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों को पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, ये क्या था, कलर था, डाई था, ना कि राई। ठीक, अब यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या, ये सब प्रश्न पूछ रहा है, प्राप्त होते हैं क्या हम भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है। उपर्युक्त अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों से क्या तुम एक अम्लीय तथा एक क्षारीय विलयन बना सकते हो। यदि हाँ तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। पहले तो आप लोग ये समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, किताबी भाषा छोड़ो। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेस, ये क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, जैसे कागज़ को हम जला दिए तो वापस हमें कागज़ नहीं मिलेगा, वो क्या हो गया, राख हो गया। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, सॉरी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, यानी केमिकल चेंज हो गया। ठीक, क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, और अगर दूध का दही बनना किसका उदाहरण है, अक्सर उदाहरण पूछे जाते हैं, दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है। तो दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है, रासायनिक उदाहरण है, यानी केमिकल चेंजेस है। इसी तरीके से पूछा जाएगा फिजिकल चेंजेस कौन से हैं। तो जैसे क्या होगा, फिजिकल चेंजेस में पानी का बर्फ़ बनना, बर्फ़ का पानी बनना, ये सब क्या है, भौतिक उदाहरण है। अगर दूध से दही बना दे तो क्या फिर वापस हम दूध पा जाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। दूध से पनीर का बनना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना क्या है, मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। समझे, भौतिक परिवर्तन मतलब जो चीज़ें वापस मुझे मिल जाए। ये मोमबत्ती है, ठीक, ये मोमबत्ती है, इसको हम जला दिए, ठीक, ये जल रहा है। अब क्या होगा, ये जलकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये जलकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये मोम पिघल कर नीचे ऐसे थोड़ा सा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मोम यहाँ पिघलता रहेगा, तो मोम यहाँ क्या होगा, पिघलता रहेगा। ठीक है, अब पिघल करके इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसी मोम को लेकर के लोग क्या है, मोम की गुड़िया बना देते हैं। मोम का डाल नहीं होता है, तो क्या है, जिस साइज़ में लेकर के गरिया में गिलास बनानी है, इसमें मोम पिघला करके डाल दे, गिलास बन जाएगी। जिस कलर का चाहे उसमें कलर मिला दे, वो हो जाएगा। ठीक, तो ये था रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अब आगे पढ़ो तुम लोग, इसमें क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, अच्छा ये तो प्रश्न हो गया ना, उत्तर क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। देखो पूछा ना, क्या पूछा, क्या यह रासायनिक परिवर्तन है, तो हाँ यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंजेस है। हम अम्लीय तथा क्षारीय विलयन बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, CaO प्लस H2O अभिक्रिया कराने पे क्या हुआ, Ca2OH2 क्षारीय विलयन हो गया। ठीक है, CO2 अभिक्रिया कराए जल से, ये H2O क्या है, जल है, H2O यानी जल हो गया, और इसको अभिक्रिया कराने पे HaCO3 यानी अम्लीय विलयन बन गया। ठीक है, पूछा ना अभिक्रिया कराने पे क्या बनेगा, समीकरण बताइए।
अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक, अभी तुम लोग को बता रहे भौतिक परिवर्तन क्या, रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल को बर्फ या भाप में बदलना। ये पानी है, ठीक, इस पानी को क्या करेंगे, हम बर्फ़ जमा देंगे, बर्फ़ जम गया, और फिर बर्फ़ को पिघला करके हम क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पानी था, फिर बर्फ़ हुआ, फिर पानी हो गया। ठीक है, तो क्या, ये भौतिक परिवर्तन, इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे विद्युत बल्ब का चमकना, विद्युत बल्ब चमकेगा तो क्या होगा, ये भी भौतिक परिवर्तन है, यानी फिजिकल चेंजेस है। अब इसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे ईंधन का जलना, लोहे का जंग लगना, ये सब क्या है, ईंधन का जलना, यानी एक लकड़ी है, ठीक है, हम इस लकड़ी को जला दिए, अब ये लकड़ी क्या होगा, जल के ख़त्म हो जाएगा, वापस तुम्हें लकड़ी मिलेगी नहीं ना, वापस तुम्हें राख मिलेगा, ना कि लकड़ी मिलेगी। इसी तरीके से लोहा है, लोहे पे रस्ट लग गया यानी जंग लग गया, तो लोहा क्या है, सड़ सड़ करके गिरने लगता है, ना कि तुम्हें पुनः लोहा मिलेगा। ठीक है, तो जंग लगना भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो जहाँ नया पदार्थ बनेगा वहाँ क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे कागज़ था, कागज़ को हम जलाए तो क्या बन गया, वो राख बन गया। ठीक है, क्या बन गया, राख बन गया। ठीक, कागज़ को जलाए तो क्या हुआ, राख बन गया। अब ऐसे पानी है तो क्या हुआ, बर्फ़ था, पानी हुआ, फिर बर्फ़ हो गया, पानी बर्फ़ हुआ, बर्फ़ पानी हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, ना कि उसके कोई नया पदार्थ बना है। ठीक है, और पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, या किसी पदार्थ के रासायनिक गुण उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं। अब तुम लोग 1 मिनट बातें कर लो, रेस्ट कर लो बीच में। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या है, अभी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। विलेय और विलायक क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। समांगी और विसमांगी क्या है, ये 6 चीज़ आप लोगों को, कोलाइड क्या है, ये 6 चीज़ हम समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को धीरे करके कई बार रिवाइंड करके और इसको आप देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो